गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्रीवियस एपिसोड तक हमने अभिक्रिया की दर है वो प्रैक्टिकली तथ्यों से कैसे ज्ञात कर रहे थे, उस चीज को पढ़ रहे थे। उस पर हमने एक क्वेश्चन कर लिया था। आज देखें सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि अभिक्रिया दर का निर्धारण है वो प्रैक्टिकली आंकड़ों से कैसे ज्ञात किया जाएगा। क्योंकि हमने पहले दिन ही प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दिया था कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो एक प्रैक्टिकली मान है। हमें कुछ प्रैक्टिकली डाटा प्रोवाइड करवाए जाए तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक अभिक्रिया है A प्लस बी से कोई प्रोडक्ट बन रहा है और इस अभिक्रिया के कुछ एक्सपेरिमेंटल आंकड़े हमें दिए जा रहे हैं। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि A की सांद्रता को 0.5 रखा गया, B की सांद्रता को भी 0.5 रखा गया, तो अभिक्रिया की दर है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स आई। ठीक है, मात्रक की बात हम कर चुके हैं पीछे। दूसरे प्रैक्टिकल में A की सांद्रता को कांस्टेंट रखा लेकिन B की सांद्रता को डबल करके देखा, केवल B की सांद्रता को डबल करके देखा। दोनों को एक साथ डबल कर दें तो पूरी अभिक्रिया की कोटि तो आ सकती है, लेकिन व्यक्तिगत सहयोग कितना है उस कोटि के अंदर A का B का वो नहीं फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो B की सांद्रता को 2 गुना किया तो अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर भी 2 गुनी हो गई। ठीक है, 10 की पावर -4 10 की पावर -4 1.6 का 2 गुना कितना हो गया 3.2, यानी जब इसको 2 गुना किया गया तो इसकी दर भी कितने गुना हो गई, 2 गुना हो गई। तीसरे एक्सपेरिमेंट में अब की बार A की सांद्रता को 2 गुना करके देखा, A की सांद्रता को 2 गुना किया, इसकी सांद्रता को क्या रखा, कांस्टेंट रखा गया, और पहले इसकी सांद्रता को कांस्टेंट रखा था हमने। जब इसकी सांद्रता को कांस्टेंट रखे A की सांद्रता को डबल किया गया तो अभिक्रिया के वेग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, यानी ये भी क्या रहा, कांस्टेंट रहा। ठीक है, हमने कहा था प्रीवियस एपिसोड में कि हमें थ्योरेटिकल तरीके से जो बोर्ड एग्जाम में आरबीसी एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड किसी भी बोर्ड एग्जाम में हो तो हमें डिस्क्रिप्टिव इस चीज को करना होता है। तो डिस्क्रिप्टिव करने के लिए हमें पहले क्या करनी पड़ेगी, इसकी समीकरण बनानी पड़ेगी। हमारे पास जनरल अभिक्रिया क्या है, जनरल अभिक्रिया ये भी R बराबर K A की पावर X और B की पावर Y। हमने इस अभिक्रिया को देखकर वेग समीकरण बना दी। ठीक है, किस नियम के तहत, हमने वेग नियम को काम में लिया है। अभी वेग नियम के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, इस इक्वेशन की वेग समीकरण बनाई है। इस समीकरण को हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब क्या करें, पहली इक्वेशन तो हमारी ये बन गई, दूसरी इक्वेशन एक्सपेरिमेंटल नंबर 1 से बनाए, फिर तीसरी 2 से बनाए और चौथी है वो 3, यानी तीसरे प्रयोग से बनाए चौथी अभिक्रिया। अब देखें पहली जो एक्सपेरिमेंट है उसके आंकड़े में समीकरण में फिलअप कर रहा हूं। तो देखें R का मान पहले डाटा में कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -4 बराबर K। A का मान कितना दिया है, 0.5 दे रखा है, पावर X है, B का मान भी 0.5 दे रखा है, पावर Y है। समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्लियर है। फिर 2 नंबर प्रैक्टिकल से हम इक्वेशन बनाएंगे। वेग का मान दे रखा है, दर दे रखा है 3.2 इंटू 10 की पावर -4, K 0.5 पावर X 1.0 पावर Y, समीकरण नंबर 3। फिर लास्ट एक्सपेरिमेंट को देखकर और इक्वेशन बनाई कि वेग दे रखा है 10 की पावर -4 3.2 इंटू 10 की पावर -4 K, इसको 1.0 X और इसको 1.0 Y। हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन जो हमने चारों इक्वेशन बना रखे हैं उस इक्वेशन के अंदर हमें X और Y का मान ही फाइंड आउट करना है, जिससे हमारी वेग समीकरण भी आ जाए और अभिक्रिया की कोटि का भी क्या हो जाए, निर्धारण हो जाए साथ में। ठीक है, हमने देखें प्रीवियस एपिसोड में कहा था समीकरण 2 में 3 का भाग दे दें, चाहे समीकरण 3 में 2 का भाग दे दें। देखें इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 का भाग दे रहा हूं मैं, कैसे दे देना अपनी सुविधा के अनुसार जैसे भी हो। समीकरण 3 में 2 का, समीकरण 3 देखो ये है और समीकरण 2 ये है, एक को छोड़ दें, एक में तो लास्ट में मान रखेंगे हम। समीकरण 3 में 2 का भाग देना है तो 3 को ऊपर लिखें पहले, 3.2 इंटू 10 की पावर -4 बटे 1.6 इंटू 10 की पावर -4,
यानी दर में इस दर के अंदर इसका भाग लग गया, बराबर के उधर जो भी डाटा दे रखे हैं उनको और लिख दें, 0.5 पावर x, 0.1.0 पावर y बटे k, 0.5 पावर x और 0.5 पावर y। जो चीज कट रही है वो काट सकते हैं, हमने कहा था 10 की पावर -4 से 10 की पावर -4 कैंसिल आउट। 1.6 में 3.2 के अंदर 1.6 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 बार गया। वेग व्यंजक से वेग व्यंजक कट गया, 0.5 की पावर x, 0.5 की पावर x बच गया। इधर ये, इधर क्या बचा है, इधर बचा है अभी 2 बराबर इधर 1 बटे 0.5, 1 बटे 0.5 या कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं। पावर क्या लिख दूं, दोनों की इकट्ठी y, क्योंकि इसके ऊपर भी पावर y है और इसके ऊपर भी पावर क्या है, y है। ठीक है, अब 0.5 का अगर मैं 1 में भाग दूं तो 2 बार जाता है, तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर 2 की पावर y। अब मैं इस y का मान कितना रखूं कि दोनों बराबर हो जाए, इधर भी 2 आ जाए और इधर भी ये 2 बन जाए, जो 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 की पावर में कितना कर दूं, y का मान कितना रख दूं मैं, यहां पर 1 रख दें। y का मान अगर 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 का मतलब 2, और 2 इक्वेशन बराबर करने के लिए y की जो वैल्यू रखी है वो हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में कोटि आ गई, b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1, क्योंकि b के पावर में हमने y को लिख रखा है, तो हमारे पास y का मान आया, इसलिए b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी आई, 1। अब देखें इक्वेशन 2 और 3 का काम हो गया। अब लास्ट जो 3 और 4 इक्वेशन है, इन दोनों को और आपस में भाग दे ले, किसी को कैसे दे सकते हैं, मैंने कहा आपकी मर्जी होगी। समीकरण 3 में ही समीकरण 4 का भाग दे दें। समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देंगे तो देखो 3.2 इंटू 10 की पावर -4 बटे 3.2 इंटू 10 की पावर -4 बराबर के 0.5 की पावर x, 1.0 की पावर y बटे के 1.0 की पावर x और 1.0 की पावर y। क्लियर है यहां तक? ठीक है, जो चीज कट रही है उसको काट दें, 3.2 से 3.2 यानी ये एक बार कट गया, k से k कैंसल, 1 की पावर y, 1 की पावर y कट गया। ठीक है, केवल x वाली टर्म बची है। इधर क्या बचा है, इधर 1 बचा है, 1 बराबर 0.5 बटे 1.0 की पावर क्या, x। इसको सोल्व करना चाहें तो थोड़ा सा सोल्व कर लें इसको, 1 बराबर 1 बटा 2 बन जाएगा जब आप काटेंगे इसको, तो पावर क्या हो जाएगा, x। मैं इस x का मान क्या रखूं कि दोनों साइड में इक्वेशन बराबर हो जाए। जैसे यहां फॉर्मेट लगाया था ठीक वैसा ही यहां लगाना है। अगर मैं सपोज करूं x का मान, प्रीवियस एपिसोड में आपको बता चुके हैं इस टाइप की कंडीशनों के लिए, x का मान अगर मैं 0 रख दूं तो यहां x का मान 0, और 0 का मतलब किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है, 1, यानी 1 के बराबर 1 हो जाएगा। यानी इधर तो 1 था ही और इधर 1/2 की पावर हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, और किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 1 के बराबर 1, यानी x का मान कितना आया है हमारा, 0, y का मान कितना आया है, 1। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या है, यानी a के ऊपर क्या लगा रखा आपने, x, तो x का मान कितना है, 0, इसका मतलब a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1 है। b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1 है, सॉरी x के सापेक्ष 0 है और b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1। अब x और y का मान समीकरण 1 के अंदर फिलअप कर दें। समीकरण 1 में फिलअप करेंगे तो मैं यहां से डायरेक्ट हटा रहा हूं x और y को, x y का मान 1 और x का मान क्या आया है, 0। ठीक है, तो r बराबर के, a की पावर x था, x का मान 0 रख दिया, b की पावर y था, y का मान कितना रख दिया, 1 रख दिया। हालांकि इस जो टर्म को हमने लिख रखा है इसका कोई मीन नहीं है, इसका अर्थ कितना बनेगा, केवल 1 बनेगा, क्योंकि किसी की पावर 0 का मतलब हम बता चुके हैं क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब a पर इस अभिक्रिया का वेग है, इस अभिक्रिया की दर है, वो डिपेंड नहीं कर रही है, केवल किस पर डिपेंड कर रही है, वो b पर ही निर्भर कर रही है। ठीक है, तो इस टाइप से प्रैक्टिकली आंकड़े अगर आपको क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं तो आप चारों की इक्वेशन, ये 4 इक्वेशन बना के
कि समीकरण 2 में 3 का या 3 में 2 का भाग या 3 में 4 का या 4 में 3 का भाग देके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है और उस x और y की वैल्यू को किसके अंदर फिलअप करना है, समीकरण नंबर 1 के अंदर फिट करेंगे हम। ठीक है, अब देखें ये तो प्रैक्टिकली आंकड़े आपको दिए जा रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्टिव बोर्ड एग्जाम के लिए इस टाइप से हमें तैयार करना होता है। कई बार क्या है, कंपटीशन एग्जाम में कोटि पूछ लेता है कि एक की सांद्रता को डबल कर दिया जाए तो बताओ अभिक्रिया के वेग पर क्या फर्क पड़ेगा। तो उसके लिए एक ट्रिकली मेथड क्या है वो देखें। ट्रिक के द्वारा हम किसी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कैसे करेंगे, एक ट्रिकली तरीका देखें क्या है। ट्रिक ये है कि आपको किसी क्वेश्चन के अंदर सांद्रता 2 गुने करने का फॉर्मेट दे रहा है। वो ये कह रहा है कि किसी अभिक्रिया की सांद्रता में ए की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए, बी की 2 गुनी कर दिया जाए, सी की किसी की भी रिएक्टेंट की अभिकारक की सांद्रता को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। अभिक्रिया में ए की सांद्रता को 2 गुना किया तो दर भी कितने गुना बता रहा है, वो 2 गुना बता रहा है। ये वो लैंग्वेज के अंदर होगा, हमें फॉर्मेट वो अभिक्रिया वाला बनाने की जरूरत नहीं है जब हम किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए इस चीज को सोल्व कर रहे हैं। तो जब ए की सांद्रता को 2 गुना किया गया तो दर कितने गुना हुई, 2 गुना। जब ए की सांद्रता को 2 गुना किया गया तो दर कितने गुना हुई, 4 गुना। 2 गुना किया गया तो 8 गुना, 3 गुना किया गया तो 9 गुना। जब सांद्रता को 1/2 गुना किया गया तो 1/4 गुना है वो अभिक्रिया की दर हो गई। जब अभिक्रिया को 4 गुना किया गया, ए की सांद्रता को 4 गुना किया गया तो दर है वो कितने गुना हुई, 2 गुना हुई। और इसी तरह लास्ट अगर सांद्रता ए की सांद्रता को 2 गुना किया तो अभिक्रिया की दर है वो आधा हो गई, यानी 1/2 गुना हो गई। अब देखें आपको क्या करना है, पहली कंडीशन ये देखनी है कि अभिक्रिया में ए की सांद्रता यानी जिसके संदर्भ में आप कोटि निकाल रहे हैं, जैसे मैं ए मान रहा हूं, मैं ए के रिस्पेक्ट में अभिक्रिया की कोटि देख रहा हूं, तो ए के रिस्पेक्ट में बात करनी है। जितने गुना किया गया है उतनी संख्या को लिखें इसके बराबर। एक बार 2, 2, 3, 1/2, 4 और 2। ठीक है, हमें पता है कि इसको 2 गुना किया गया तो एक बार यहां 2 लिखा है हमने अपनी। ठीक है, यहां 2 गुना, यहां भी 2 गुना, यहां 3 गुना तो 3 गुना, 1/2, 1/2, 4, 4 और 2, 2। ये एक तरह से हमारे आधार बन गए। आधार का मतलब क्या है मेरा, कि इनके ऊपर मैं कुछ पावर लगाऊंगा। अब ये जो हमने लास्ट में लिखे हैं इनके ऊपर, इसका मतलब किसी संख्या के ऊपर पावर है, इसका मतलब वो नीचे वाली संख्या आधार बन जाती है। तो आधार तो हमारा क्या रहेगा किसी क्वेश्चन के अंदर, कि जो सांद्रता कितने गुना कर रहा है, ए की सांद्रता को जितने गुना कर रहा है वो संख्या हमारी क्या होगी, आधार होगी। अब देखें इस 2 के ऊपर मैं कितना लगाऊं कि रिजल्ट 2 ही आ जाए। इस 2 के ऊपर कितना लगाया जाए कि रिजल्ट कितना आ जाए, 2 आ जाए। अगर मैं 2 की पावर कितना लगा दूं, 1 लगा दूं, तो मुझे पता है कि रिजल्ट 2 आ जाएगा। इस 2 के ऊपर कितना लगाऊं कि रिजल्ट 4 आ जाए, इसके ऊपर मैं पावर में कितना लगा रहा हूं, 2 लगा रहा हूं। इस 2 के ऊपर कितना लगाऊं कि रिजल्ट कितना आ जाए, 8 आ जाए। 2 की पावर 3 लगाऊंगा, मुझे पता है तभी 8 बनेगा वो। ठीक है, इस 3 के ऊपर कितना लगाऊं कि 9 बन जाए, 3 के ऊपर 2 लगाऊंगा तभी तो 9 बनेगा। ठीक है, इस 1/4 के बराबर करना है किसको, 1/2। 1/2 के ऊपर मैं कितना लगाऊं कि वो 1/4 बन जाए। अगर मैं इसकी पावर 2 कर दूं तो मुझे पता है ये 1/4 बन जाएगा, क्योंकि 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 1/4 हो जाएगा। अब इस 4 के ऊपर मैं कितना लगाऊं कि ये 2 बन जाए। अब 4 पे 2 बनाना है हमें। 4 को 2 बनाने के लिए मैं इसके ऊपर घात 1/2 लगा दूं, या मैथ की भाषा में कहते हैं 4 का रूट कर दें हम। 4 का रूट कितना आएगा, 2। रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, अब देखें इस 2 के ऊपर कितना लगाऊं कि वो 1/2 बन जाए। इस 2 के ऊपर मुझे कितना लगाना है, -1 लगा दूं तो मुझे पता है वो 1/2 बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है कि जैसे सांद्रता कितने गुना किएगी, 2 गुना, तो इसका मतलब आधार हमारा 2 बन गया। अब वो ये कह रहा है सांद्रता 2 गुनी की गई तो अभिक्रिया का वेग 8 गुना बढ़ा। अब इस 2 के ऊपर कितना लगाया जाए कि हमारा 8 बन जाए, वही हमारा रिजल्ट होगा। अब आपने पावर में कितना लगाया, 1, तो अभिक्रिया की कोटि 1। आपने पावर में कितना लगाया, 2, तो अभिक्रिया की कोटि 2। पावर में कितना लगाया, 3, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी, 3। पावर में कितना लगाया, 2, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी, 2। पावर में कितना, 2, अभिक्रिया की कोटि भी कितनी, 2। पावर में कितना लगाया, 1/2, अभिक्रिया की कोटि भी 1/2। पावर में कितना लगाया, -1,
तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? -1 होगी। ठीक है, अब देखें, ये तो हमने पहले से फॉर्मेट तैयार कर रखा था। कई बार फॉर्मेट तैयार नहीं हो, आपको कैसे, कहने का मतलब अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करना है। मैं ये कह दूं A की सांद्रता को 2 गुना किया गया, देखो जल्दी से कैसे ज्ञात करेंगे। A की सांद्रता को कितने गुना किया गया? 2 गुना किया गया, तो अभिक्रिया की दर है वो कितने गुना बढ़ गई? 16 गुना बढ़ गई। इसका मतलब है हमें इस 2 को आधार बनाना है और 2 की पावर में कितना लगाएं कि 16 बन जाए। 2 की पावर में 3 लगाएं तो क्या बन गया? 8। 2 की पावर में कितना लगा दें? 4 लगा दें तो क्या बन जाएगा? वो 16। इसका मतलब जो पावर लगाई है वही क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। अब एक और देखें, A की सांद्रता को कितने गुना कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए। अभिक्रिया की दर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, नो चेंज। इसका मतलब आधार कितना बना? 2। 2 की पावर कितना करूं कि कोई फर्क नहीं पड़े? कोई फर्क का मतलब होता है रिजल्ट 1 चाहिए हमें। तो 2 की पावर क्या लगा दूं? 0 लगा दूं, तो 0 का मतलब अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 0 होगी। तो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आप ऐसे कंडीशन लगा के देखें। हमें करना क्या है कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सांद्रता कितने गुणा की गई है। अभी सांद्रता जितने गुणा करे वो हमारा आधार है। अब मैं और उसके रिस्पेक्ट में आप देखें कि दर है वो कितने गुणा बढ़ी है। दर जितने गुणा बढ़ रही है उतना हमें उस आधार के ऊपर पावर लगा के उस दर की गुणा के बराबर करना है। ठीक है, आपने देख लिया होगा फॉर्मेट कि जैसे 2 गुणा किया गया तो दर, इसका मतलब आधार हमारा 2 बन गया। अभिक्रिया का वेग कितने गुणा बढ़ा? 8। यानी इस 2 की पावर में कितना लगाऊं कि रिजल्ट मुझे 8 मिल जाए बस। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपटीशन एग्जाम के अंदर अभिक्रिया की कोटि है वो सीधे सीधे क्या कर सकते हैं? निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखें हमारा अणु संख्यता। अणु संख्यता में देखें, अणु संख्यता क्या चीज है किसी अभिक्रिया की? अणु संख्यता का मतलब होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक के जो अणु, परमाणु या आयन जो भाग लेते हैं उनकी वास्तविक संख्या क्या है। ठीक है, जबकि देखें आपने कोटि की परिभाषा में यह पढ़ा था कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अभिकारकों के अणुओं की संख्या है वो काउंट करनी है जिनकी सांद्रता में समय के साथ क्या हो रहा था? परिवर्तन हो रहा हो। यहां हमें परिवर्तन कुछ भी देखना नहीं, वहां हमें क्या करना था? परिवर्तन देखना था प्रैक्टिकली आंकड़ों से कि वास्तव में इन अभिकारकों की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये अभिक्रिया की दर के निर्धारण में काम में नहीं आएंगे। लेकिन यहां क्या देखना है? यहां हमें अभिकारकों के अणुओं, परमाणुओं व आयनों की वास्तविक संख्या क्या है उसी को क्या बोलेंगे? अणु संख्यता। यानी डायरेक्ट अभिक्रिया को देखकर ही हमें पता चल जाएगा कि अभिक्रिया की अणु संख्यता है वो कितनी है। ठीक है, कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपने ले लिया A प्लस बी से आगे उत्पाद बन रहा है। इस अभिक्रिया के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है कि अभिक्रिया सरल है या जटिल है, या अभिकारक A के आगे रस समीकरण मिति गुणांक कितना आएगा। कहने का मतलब जब आप कोटि का निर्धारण करेंगे उस समय कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर भी हमें क्या देखना है? अभिक्रिया की अणु संख्यता देखनी है। अणु संख्यता देखनी है तो देखें, A के आगे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब क्या है? 1 है। B के आगे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब क्या है? 1 है। तो A के कितने मोल भाग ले रहे हैं? 1। और B के भी कितने मोल भाग ले रहे हैं? 1। दोनों को जोड़ दें तो संख्या कितनी होगी? 2। इसका मतलब अणु संख्यता कितनी है? अणुओं की संख्या, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, देखो अणु संख्यता का मतलब है अणुओं की संख्या कितनी है किसी अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले। ठीक है, तो यहां कितने भाग अणु ले रहे हैं? 2 ही अणु भाग ले रहे हैं। अगर ये अभिक्रिया कुछ इस टाइप से होती 2A प्लस में 1B से आगे उत्पाद और आपको पूछा जाता वही अणु संख्यता, तो आपको सीधा सीधा अभिक्रिया को देखकर ही क्या करना था? संख्या लिखनी थी। कितनी? 3। 2 प्लस 1 यानी 2 तो A के हैं और 1 B का है, टोटल कितनी? 3। इसका मतलब डायरेक्ट अभिक्रिया को देखकर ही आप अणु संख्यता का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस अभिक्रिया की कोटि पूछ ले तो मेरा उत्तर नॉट प्रेडिक्टेबल, यानी मैं ज्ञात नहीं कर सकता इसको। अगर मुझे दूसरे अभिक्रिया की भी कोटि पूछ ले तो नॉट प्रेडिक्टेबल, यानी मैं ज्ञात नहीं कर सकता। ज्ञात इसलिए नहीं कर सकता
कि इस अभिक्रिया के बारे में मुझे यह पता नहीं है कि अभिक्रिया सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, पहली बात। दूसरी बात, इस अभिक्रिया के मेरे पास प्रैक्टिकली डाटा नहीं है, जो कि इसी एपिसोड में आपको करवाए हैं, एक प्रीवियस एपिसोड के अंदर भी करवाए हैं। जब तक आपके पास प्रैक्टिकली डाटा नहीं होंगे तब तक आप किसी अभिक्रिया की कोटि के बारे में नहीं बता सकते। तो यहां अभिक्रिया की कोटि का मान हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि अणु संकेता डायरेक्ट अभिक्रिया को देखकर बता रहा हूं कि कितने मॉलिक्यूल वास्तव में भाग ले रहे हैं, वो क्या है, अणु संकेता है। एक अभिक्रिया और देखें, H2O2 से H2O प्लस में हाफ O2, ये एक अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया एक सरल अभिक्रिया होती है। हमने पहले ही मान लो इसको नाम दे दिया, क्या, सरल अभिक्रिया। और सरल अभिक्रिया आपने प्रीवियस एपिसोड के अंदर पढ़ा है कि सरल अभिक्रिया की खास बात होती है कि वो एक ही पद में क्या होती है, संपन्न होती है। और उस पद में जितने आपको मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, जितनी संख्या आपको दिखाई दे रही है, वो ये अभिक्रिया की क्या होती है, कोटि होती है। अगर मैं इसकी वेग समीकरण बनाऊं, मुझे पता चल गया ये अभिक्रिया सरल है, तो R बराबर के, यहां तक तो सभी में सेम रहेगा। अब देखें H2O2 की सांद्रता की पावर, हम पहले x लगाते थे क्योंकि हमें पता नहीं था कि x का मान कितना आएगा, लेकिन अभिक्रिया सरल है तो सरल अभिक्रिया में जितना आगे स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट लगा है उतना ही हम पावर में लिखते हैं। इससे हमें पता चला कि पावर में आपने टोटल पावर कितनी लगाई है, तो वो क्या हो जाएगी, अभिक्रिया कोटि। अभिक्रिया कोटि का मान कितना आ गया, 1। ठीक है, अब पूछ ले आपको अणु संख्या कितनी है इस अभिक्रिया की, तो आप देखें कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक ही अणु भाग ले रहा है, इसका मतलब अणु संख्या भी कितनी है, 1 है। इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि भी 1 और अणु संख्या भी 1। लेकिन ऊपर वाली अभिक्रियाओं के बारे में हमें कुछ पता नहीं था, इसलिए अभिक्रिया की अणु संख्या तो आपने फाइंड आउट कर ली, लेकिन अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि एक प्रैक्टिकली आंकड़ा है हमारे पास। ठीक है, अब देखें एक बात यहां इंपॉर्टेंट निकल के आई है कि जब अभिक्रिया कौन सी हो, सरल अभिक्रिया हो, यानी अभिक्रिया एक सिंपल अभिक्रिया है, तो उस कंडीशन में देखो आप दोनों बराबर है भी, कि जब अभिक्रिया सरल होगी उस स्थिति के अंदर अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्या दोनों का मान क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा, या दोनों का मान एक जैसा ही रहेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि हमने यहां मेंशन कर रखा है कि अभिक्रिया कौन सी है, सरल है। नेक्स्ट एग्जांपल और देखें, 2HI 2 ट्राई H2 प्लस में I2 से। ठीक है, अभिक्रिया क्या है, ये एक सरल अभिक्रिया है। सरल अभिक्रिया है तो वेग क्या बनेगी, समीकरण R बराबर के HI की पावर कितना, 2। ये बन गई वेग समीकरण। वेग समीकरण अगर आपके पास है तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि जो घात होती है वही अभिक्रिया की कोटि है। तो अभिक्रिया का ऑर्डर क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, 2। अणुओं की संख्याता, या जिसको हम अणु संख्याता बोलते हैं, अणुओं की संख्या, अणु संख्याता कितनी, 2, यानी दोनों क्या है, बराबर, क्योंकि अभिक्रिया क्या थी, सिंपल रिएक्शन थी। नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल, CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का मैं जल अपघटन करवा रहा हूं, H2O और H2O हमने आधिक्य में ले रखा है, और आगे बना CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, यानी जो एथिल एसीटेट था उस एथिल एसीटेट का हमने क्या करवाया, जल अपघटन करवाया। जल अपघटन करवाते आगे क्या बना, एसिटिक अम्ल प्लस में एथिल एल्कोहल बना। अब देखें मैं इसकी वेग समीकरण बना रहा हूं। वेग समीकरण जब बनाई गई तो वेग समीकरण में कुछ इस टाइप से देखने को मिला, ये वेग समीकरण आई इसकी। क्यों, क्योंकि इन अभिक्रियाओं को प्रैक्टिकल रूप से देखा गया, क्योंकि ये कोई रिएक्टेंट नहीं है। ए और बी तो हमने अपनी मर्जी से माने, ए और बी कोई रिएक्टेंट थोड़ी है वैसे, कि हमें पता ही नहीं कि भी एल्कोहल है, फिनोल है, कार्बोनिक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है फंक्शनल, यानी एल्कीन एल्काइन, कुछ भी नहीं पता चला ए बी के बारे में। लेकिन यहां हमें पता चल रहा था कि वास्तव में H2O2 है और H2O2 का विघटन हो रहा है H2O प्लस में, तो इस अभिक्रिया को प्रैक्टिकल रूप से देखा जा सकता था। इस अभिक्रिया को जो प्रैक्टिकल रूप से देखा गया तो देखने से पता चला कि इस अभिक्रिया के वेग समीकरण में केवल एक ही अभिकारक आया, ये जो हमने लिखा है। इसका मतलब H2O उस अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद के अंदर नहीं आया। अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद के अंदर नहीं आने का मतलब है ये अभिक्रिया के वेग को प्रभावित
नहीं कर रहा है या इसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या है, वो शून्य है। अब देखें, मैं अगर अभिक्रिया की कोटि की बात करूं, इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी आएगी, 1, क्योंकि केवल इस पर डिपेंड कर रही है, H2O पर तो डिपेंड नहीं कर रही है, अभिक्रिया की दर है वो, तो कोटि क्या आई, 1। अगर मैं कह दूं अणुओं की संख्या क्या है, तो अणु संख्यता अलग चीज होती है। अणु संख्यता, एक अणु किसका लिया है हमने, अपनी भाषा में बोले तो एथिल एसीटेट का, और एक अणु किसका ले रखा है हमने, H2O का, इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो टोटल कितने अणु हो गए, 2। अब देखें डिफरेंस आ गया दोनों के अंदर, यहां सेम चल रहा था क्योंकि अभिक्रिया सिंपल थी, इसका मतलब अभिक्रिया सिंपल एक तरह से सिंपल नहीं है, यानी सरल, अपनी भाषा में जो बोल रहे हैं वो सरल नहीं है। अब देखें ऐसी कंडीशन में क्या ध्यान रखना है कि जब भी कोई रिएक्टेंट आधिक्य के अंदर दिया जा रहा है, ठीक है, हमने यहां किसको आधिक्य में ले रखा है, H2O को, कि जब भी किसी अभिक्रिया के अंदर कोई भी अभिकारक है वो आधिक्य में दिया जा रहा है, तो वो अभिक्रिया के अंदर उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ वो नगण्य माना जाता है, क्योंकि ये तो बहुत माइनर क्वांटिटी के अंदर है और ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है, ठीक है। मैं कह दूं कि अपने सिंपल कहावत बोलते हैं कि समुद्र में से अगर 1 चम्मच पानी निकाल लिया जाए बाहर, तो इसका मतलब समुद्र की जो टोटल अमाउंट है उसके ऊपर कोई वॉल्यूम है जो उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि नगण्य के बराबर है। वही बात यहां कर रहे हैं कि यहां एथिल एसीटेट है, वो तो माइनर क्वांटिटी में था, उसकी सांद्रता तो काउंट होगी क्योंकि वो तो अकेला ही था, लेकिन H2 है वो क्या ले रखा है हमने, एक्सिस में ले रखा है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में ले रखा है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में लेने के कारण इस अभिक्रिया के अंदर सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है वो H2O की सांद्रता में जो परिवर्तन है वो नगण्य माना जाएगा, और इसकी सांद्रता में परिवर्तन है वो नगण्य नहीं माना जाएगा। जिसकी सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन होगा यानी काउंटिंग में होगा वो तो वेग समीकरण में आ जाएगा, लेकिन इसकी सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन है वो नगण्य माना गया, इसलिए हमारी वेग समीकरण के अंदर H2 है वो देखने को नहीं मिला। अब देखें दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अभिक्रिया की कोटि कितनी आई, 1, अणु संख्यता कितनी आई, 2। इन दोनों एग्जांपल में देखें अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता क्या थी, सेम। यहां कोटि और अणु संख्यता क्या थी, सेम। यानी सेम कब होगी, जब अभिक्रिया क्या हो, सरल हो। लेकिन जब सेम नहीं होगी तब की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान रखना। जब अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता का मान समान नहीं हो तो उन अभिक्रियाओं को बोला जाता है छद्म कोटि अभिक्रिया। छद्म कोटि अभिक्रिया, सूडो ऑर्डर रिएक्शन जिनको बोलते हैं, छद्म कोटि अभिक्रिया बोलते हैं, या इस अभिक्रिया को बोला जाता है छद्म एकाणुक अभिक्रिया। लेकिन सभी जो इस टाइप की रिएक्शन होगी, इस टाइप का मतलब मेरा क्या है कि अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता जिनकी एक जैसी नहीं हो, ठीक है। यहां चलो 1 2 आ रही है, किसी की 1 0 भी आ सकती है, किसी की 1 3 भी आ सकती है, किसी की 2 3 भी आ सकती है, अलग अलग आएगी। तो अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता जब अलग अलग हो तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, छद्म कोटि अभिक्रिया बोलेंगे। क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1 है। अगर अभिक्रिया की कोटि 1 हो और अणु संख्यता 2 हो, अणु संख्यता फिर 2 हो, चाहे उसके अंदर मैं कह दूं 0 1 2 कुछ भी हो, अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1, तो उस अभिक्रिया को बोलेंगे छद्म एकाणुक अभिक्रिया। छद्म एकाणु क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया के वेग निर्धारण में केवल एक ही मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, निर्धारित कर रहा है अभिक्रिया के वेग को। हालांकि अभिक्रिया में तो 2 अणु भाग ले रहे हैं, जो कि अणु संख्यता में हमारे 2 काउंट हुए थे, ठीक है। इस अभिक्रिया को प्रैक्टिकल रूप से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि इस अभिक्रिया के अंदर H2O जो एक्सिस के अंदर ले रखा है वो अभिक्रिया के वेग निर्धारित पद के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जब हम इसके बाद अभी टॉपिक पढ़ेंगे छद्म कोटि अभिक्रिया, उसके अंदर एग्जांपल लिखेंगे। उन एग्जांपलों को विशेषकर इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि छद्म कोटि अभिक्रिया के एग्जांपल कौन कौन से हैं और उनकी अभिक्रिया की अणु संख्यता क्या है और उनकी अभिक्रिया की कोटि क्या है, ठीक है। तो ये थी हमारी बात अणु संख्यता की, कि वास्तव में किसी अभिक्रिया के अंदर अभिकारक और के जो टोटल अणु है वो कितने भाग ले रहे हैं वो डायरेक्ट हमें देखते ही पता चल जाएगा। लेकिन अभिक्रिया की कोटि का मान है वो डायरेक्ट देखते ही हम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी पहले कुछ बताया नहीं जा सकता जब तक अभिक्रिया को प्रैक्टिकल रूप से क्या हो, देखा नहीं जाता, ठीक है। क्योंकि हम देखें एक एग्जांपल से समझे कि किसी रेस के अंदर 10 लोग भाग ले रहे हैं, एक दौड़ है, इस दौड़ में कितने लोग भाग ले रहे हैं, 10 भाग ले रहे हैं। इसका मतलब हमें दौड़ से पहले ही पता चल गया कि इस दौड़ में कितने लोग भाग ले रहे हैं, 10।
पहले ही पता चलने का मतलब जो संख्या हमें पता चली है वो क्या है, एक तरह से अणु संख्यता है, यानी इस दौड़ की अणु संख्यता कितनी है, 10 है। अब मैं ये कह दूं इस अभिक्रिया जो हमने दौड़ की बात की है उस दौड़ के अंदर कौन कौन है जो 1 किलोमीटर की दौड़ को 5 मिनट के अंदर क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, हमने कहा 10 लोग भाग ले रहे हैं उस दौड़ के अंदर, तो इसका मतलब अणुओं की संख्या कितनी है, 10 है। अब अगर वो दौड़ नहीं भी हो तो हमें इतना तो पता है कि ये अभिक्रिया ये जो दौड़ है वो 10 लोगों की चल रही है। इसका मतलब हम डायरेक्ट देखकर बता रहे हैं कि इसमें 10 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन पहले हमें उन 10 में से ये पता नहीं है कि कौन है जो 1 किलोमीटर की दौड़ को 5 मिनट में पार कर देगा। कुछ जरूरी तो नहीं कि वो 10 के 10 है वो सारे पार कर पाएंगे, जितने पार करेंगे इसका मतलब 10 में से 4 लोग ये जो 1 किलोमीटर की दौड़ को 5 मिनट में पार कर पाए, इसका मतलब वो 4 ही अभिक्रिया की कोटि में निर्धारित होंगे। इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 4, अणु संख्यता कितनी थी, 10। इसका मतलब जब तक हमने उन 10 लोगों को दौड़ा के नहीं देखा, प्रैक्टिकल रूप से दौड़ा कर नहीं देखा, तब तक हमें पता नहीं चला कि कौन है वो विनर होगा और कौन है वो लूजर होगा। इसलिए अणु संख्यता तो डायरेक्ट देखते ही पता चल जाएगी हमें कि अभिक्रिया की अणु संख्यता कितनी है, जबकि अभिक्रिया की कोटि है वो क्या था, एक प्रायोगिक मान था। नेक्स्ट देखें छद्म कोटि अभिक्रिया। छद्म कोटि अभिक्रिया की अभी हमने देखें बात की है कि ऐसी अभिक्रिया जिनकी अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि क्या हो, भिन्न भिन्न हो, या मैं कह दूं अलग अलग हो, एक जैसी होगी तो इसका मतलब वो छद्म कोटि अभिक्रिया नहीं है, वो एक सिंपल अभिक्रिया की बात होगी। लेकिन अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर हो या कह दो भिन्न भिन्न हो, तो इसका मतलब वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, छद्म कोटि अभिक्रिया कहलाएगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये अभिक्रिया है छद्म कोटि अभिक्रिया, कि जिसकी अणु संख्यता और कोटि क्या हो, अलग अलग हो, वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, छद्म कोटि अभिक्रिया कहलाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल तो हमने अभी लिया है, वो था एथिल एसीटेट का जल अपघटन, C2H5 प्लस H2O, H2O है वो हमें एक्सिस में दे रखा है, आगे CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस में एथाइल अल्कोहल। ठीक है, इस अभिक्रिया की वेग समीकरण क्या बनाई थी हमने, R बराबर K CH3COO C2H5, ये वेग समीकरण थी। ठीक है, ध्यान रखना ये कोई मेरी तरफ से नहीं बनाई है, ये प्रैक्टिकल रूप से इस अभिक्रिया की वेग समीकरण होती है। ठीक है, जब इस अभिक्रिया को प्रैक्टिकल रूप से देखा गया तो इसकी वेग समीकरण है वो ये आई। इस वेग समीकरण से हमें कुछ डाटा मिले। अभिक्रिया कोटि का अगर मैं निर्धारण देखूं तो अभिक्रिया की कोटि है वो कितनी आई, 1। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया कोटि कैसे ज्ञात की जाती है, जब हमें वेग समीकरण मिल जाए तो वेग समीकरण के अंदर अभिकारकों के पदों की जो घात है, इसकी घात देखो 1 है। टोटल अणुओं की संख्या की बात करें तो अभिक्रिया की अणु संख्यता होगी, अणु संख्यता कितनी है, 2, क्योंकि एक अणु तो एथिल एसीटेट का भाग ले रहा है और दूसरा अणु किसका भाग ले रहा है, H2O का भाग ले रहा है। ठीक है, पहला एग्जांपल आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा एग्जांपल H2 प्लस में Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में 2HCl गैस में। ठीक है, H2 प्लस में Cl2 से क्या बन रहा है, 2HCl। ये अभिक्रिया भी जब प्रैक्टिकल रूप से इस अभिक्रिया की वेग समीकरण देखी गई तो H2 के रिस्पेक्ट में भी कोटि 0 और Cl2 के रिस्पेक्ट में भी अभिक्रिया की कोटि 0। इस अभिक्रिया का मतलब है कि इस अभिक्रिया का वेग जो है वो न तो H2 की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है, न Cl2 की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अभिक्रिया की जब कोटि आई, इसकी अभिक्रिया कोटि कैसे ज्ञात करते हैं कि ये वेग समीकरण आई और H2 की पावर 0, Cl2 की पावर 0 और किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है। इसका मतलब यहां दोनों का कोई मीन नहीं है, एक तरह से मीन नहीं है, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी है यहां पर, 0, क्योंकि ये 0 और ये 0 दोनों जोड़ेंगे तो अभिक्रिया की कोटि क्या आएगी, 0। अणु संख्यता की बात करें तो अणु संख्यता की बात करें तो अणुओं की संख्या तो 2 है जो अभिक्रिया में भाग ले रही है, H2 और Cl2। H2 और Cl2 है वो 2 क्या कर रहे हैं, इस अभिक्रिया के अंदर अणु भाग ले रहे हैं, तो अणु संख्यता तो कितनी आई, 2। अभिक्रिया की कोटि प्रैक्टिकल रूप से कितनी आई है, 0। एक तीसरा एग्जांपल और देखें इसका, ये है शर्करा।
शर्करा का जब जल अपघटन करवाया गया, यहां भी H2O एक्सिस में है भी, तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, दोनों के अणु सूत्र तो सेम ही लिखे हैं हमने, लेकिन ये चीज अलग अलग है, एक तो ग्लूकोज है और एक क्या है, फ्रक्टोज है। अब देखें, जब इसकी वेग समीकरण देखी गई तो इसकी वेग समीकरण ये मिली भी, C12H22O11। इसका मतलब है कि यहां जो है वो एक्सिस में था H2O, वो एक्सिस वाला H2O है, वो वेग समीकरण में नहीं आया, और यहां भी H2O किस में ले रखा है हमने, एक्सिस में ले रखा है, इसका मतलब वेग समीकरण के अंदर नहीं आया। तो अभिक्रिया की कोटि की बात करें तो कितनी, 1। अणु संख्याता की बात करें तो कितनी, 2। यानी ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट एक जैसा ही आया। क्यों आया? क्योंकि उसके अंदर एक मॉलिक्यूल ऐसा था जो क्या था, आधिक्य में ले रखा था, और आधिक्य में अगर लिया जाएगा तो वो क्या करेगा, अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद के अंदर काउंट नहीं होगा, या अभिक्रिया के दौरान उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन क्या माना जाता है, नगण्य माना जाता है। ठीक है, कई बार ऐसी कंडीशन पूछ लेता है कि एक अभिक्रिया है जिसकी अणु संख्याता तो कितनी है, 2 है, लेकिन उस अभिक्रिया की जब कोटि देखी गई तो अभिक्रिया की कोटि 1 मिली, तो वो कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से अभिक्रिया की अणु संख्याता तो 2 थी लेकिन अभिक्रिया की कोटि 1 आई। तो उस कंडीशन को हम लिखेंगे कि अभिक्रिया में अणु तो 2 भाग ले रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई एक मॉलिक्यूल ही या एक अणु ही क्या कर रहा था, अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद के अंदर काउंट हो रहा था, दूसरा नहीं हो रहा था, क्योंकि दूसरा है वो क्या था, आधिक्य के अंदर लिया गया था। यानी दूसरी कंडीशन या शर्त पूछे कि वह आवश्यक शर्त क्या होगी जिसमें अभिक्रिया की अणु संख्या 2 आए, अभिक्रिया की कोटि 1 आए, तो हम ये कहेंगे कि दोनों मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो अभिक्रिया के अंदर एक्सिस के अंदर लिया गया है या आधिक्य के अंदर ले रखा है। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है छद्म कोटि अभिक्रिया में। सिंपल बोर्ड एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि छद्म कोटि अभिक्रिया को उदाहरण सहित बताइए। छद्म कोटि का मतलब होता है जिसकी अणु संख्याता और कोटि एक जैसी नहीं हो, वो छद्म कोटि अभिक्रिया है। एग्जाम्पल एथिल एसीटेट का जल अपघटन है, प्रैक्टिकल रूप से देखा गया तो ये अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्याता मिली, H2+ में Cl2 0 और 2, और इक्सु शर्करा का जो जल अपघटन करवाया गया तो अभिक्रिया की कोटि 1 और अणु संख्याता कितनी, 2। ठीक है, तो ये था छद्म कोटि अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस एपिसोडों के अंदर अभिक्रिया की कोटि को भी पढ़ लिया और अभिक्रिया की अणु संख्याता को भी क्या कर लिया, हमने पढ़ लिया। ठीक है, उन दोनों से हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्याता दोनों के अंदर कंपैरिजन देखेंगे, यानी तुलनात्मक रूप से देखेंगे, अध्ययन करेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या चीज होती है और अभिक्रिया की अणु संख्याता क्या होती है। इसलिए आप लास्ट के दो प्रीवियस वीडियो आपको करवाए गए हैं, पार्ट नंबर 5 और ये पार्ट नंबर जो 6, उनको ढंग से देखें। आज के लिए इतना ही, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।